ठीक है, उसको निकाल लो, ज्यादा तुम लोग का क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा। चलो हम लोग इसमें देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हम लोग का सेट वन की हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक है ना। देखो सेट वन में क्या चीज हम लोग का है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, जो पार्टनरशिप का जो फिर क्या हुआ क्लास में, क्या हुआ, हम टेस्ट के लिए भेजे थे ना सबको, इसका नहीं भेजे थे हम। चलो ठीक है, किसी के पास होगा, तुम लोग पास है ना सेट, ग्रुप में डाल दो। मैम डाली थी, मैम भेजी है ना सेट वन, ग्रुप में डाल दो। चलो इधर देखो, तो यहाँ पे क्या चीज है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई अब हल्ला नहीं करेगा, अच्छा सुनेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, मतलब जो साझेदारी समझौता वो क्या हो, मतलब हो सकता है, मे बी, ठीक है। तो वहां तुमसे पूछ रहा था इसका, देखो इसका जो होता है एग्रीमेंट वो हम लोग का ओरल होता है, क्या होता है, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। हम कल बताए थे ये पार्टनरशिप जो फर्म होता है जिसको कल एक बताए थे कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग का क्या चीज है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसे किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो हम सिंपल सी बात, हम किसी दोस्त से मिलेंगे, बोलेंगे चल भाई हम लोग बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, तुम इतना पैसा लगाना, हम इतना पैसा लगाएंगे, दैट मीन्स हम लोग जो ओरल भी हो सकता है, क्लियर है, और ओरल और रिटेन दोनों। लेकिन अगर एज पर अगर देखा जाए कि जो कोर्ट में मान्यता किसको दिया जाएगा, रिटर्न को, क्लियर है ना। लेकिन ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, क्लियर है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। सेकेंड बोलता है साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, दैट मीन्स कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो सुन लो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या कहता हूं, पूरे अच्छे से समझना सब कोई। पार्टनरशिप डीड अगर मेरे पास नहीं है तो वहां पे क्या होता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्या, नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, नहीं ना। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6%, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस सैलरी कमीशन, ठीक है, हो गया। तो बताओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग से पूछा है कि साझेदारी समझौता के अभाव में, दैट मींस कि मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा बताओ। यहाँ पे बराबर लॉस किसमें होता है, इक्वली, और इक्वली कौन सा रेशियो में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया सबको। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को अधिकार नहीं है। अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक साझेदार का क्या अधिकार इसमें से नहीं है, मतलब पूछा नहीं, राइट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वेतन पाने का, दूसरा कमीशन पाने का, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का, और चौथा इनमें से सभी ऑल ऑफ द एबव, मतलब थर्ड का आंसर क्या होगा, डी। देखो यहीं से मिलान वाला आंसर, मतलब हमसे क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट नहीं है, ड्राइंग का राइट नहीं है, प्रॉफिट का राइट, सॉरी सैलरी और कमीशन का राइट नहीं है। यही तीन वजह ना, सैलरी कमीशन और कैपिटल, तो तीनों का इसके पास राइट नहीं है, ठीक है। अगर ये तीनों अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है तो मिलेगा, कैसे, जब बोला गया होगा एज पर एग्रीमेंट, याद रखना। तुमसे पूछेगा कि अगर किसी व्यक्ति का सैलरी ना दिया हो तो उसे सैलरी कितना दिया जाएगा, तो एज पर एग्रीमेंट, जितना एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उतना ही उसको मिलेगा, क्लियर। अब तो तीन क्वेश्चन क्लियर। फोर्थ नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, बोलता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, मतलब कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, ध्यान रखना। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। अब बताओ, सबको बताओ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, सबको पता है, ठीक है ना। जिसमें जो फर्म में जो हम लोग का जो एसेट्स या लायबिलिटीज होता है, एसेट्स लायबिलिटीज बढ़ने घटने से फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। इस प्रॉफिट लॉस को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट्स बनाया जाता है, जिस अकाउंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कोई दिक्कत है? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? प्रॉफिट या लॉस। अब बताओ प्रॉफिट लॉस का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है पर्सनल, रियल या नॉमिनल। नॉमिनल। हमेशा किससे संबंध था प्रॉफिट लॉस का? नॉमिनल का। जिसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का हम लोग का? बताओ तो 4 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया ना? अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का बनाया जाता है, पहला कंडीशन है जब हम लोग का साझेदारों के बीच में क्या होगा? रेशियो चेंज होगा। दूसरा क्या होगा? जब किसी पार्टनर का एंट्री होगा, मतलब एडमिशन। दूसरा रिटायरमेंट। तीसरा रिटायरमेंट। चौथा डेथ। और पांचवा सब शांत विघटन होगा तब। विघटन पे रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा। अच्छा नहीं, उसमें लोन। बताओ पांचवा क्या टर्म था कि जब हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा? ये लोग बोल दिए ना सर। यार हम बताया था ना, जब दो फर्म को एक किया जाता है मतलब अमलगमेट किया जाता है। बार बार तुम लोग इस पॉइंट को भूल जा रहे हो। क्या है? बार बार इस पॉइंट को मत भूलो ना। पांचवा टर्म में भी हम लोग का अमलगमेट ऑफ द टू फर्म, दो फर्म को एक करेंगे ना तो वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसका क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसका? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि बी नंबर आंसर 5 का। अब देखो रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होने का 3 चीज बता रहे, 3 बार। रिकंस्टिट्यूशन का पहला चीज क्या होता है? पार्टनर के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग का जो एक पुराना एग्रीमेंट होता है, पुराना समझौता होता है, पुराना समझौता खत्म होता है और एक नया समझौता जन्म लेता है वहां पे। क्लियर है? मतलब कि ओल्ड एग्रीमेंट एंड और न्यू एग्रीमेंट क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट होता है हम लोग का, तो ये सब केस में क्या होते हैं हमारे? बताओ इस सारे केस में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होने की कौन कौन सी दशा हो सकता है? मतलब किस केस में फर्म का रिकंस्टिट्यूट होता है? पहला रेशियो चेंज होने पे, दूसरा एडमिशन होने पे, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ और फिर अमलगमेट होने पे भी फर्म का क्या हो जाता है? रिकंस्टिट्यूशन। फर्म का रिकंस्टिट्यूशन में क्या फर्म चेंज हो जाता है क्या? नहीं। बताना सबको अच्छे से। क्या फर्म का रिकंस्टिट्यूशन से फर्म चेंज होता है? नहीं। रिकंस्टिट्यूशन दैट मींस कि एग्जिस्टिंग फर्म, मतलब कि फर्म वही है मेरा, बट वहां जो पार्टनरशिप के बीच जो रिलेशन है ना, और रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? चेंज हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया बात? ठीक है। फिर बोलता है ABCD। देखो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह का क्वेश्चन ना हम लोग बनाते चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ABCD पार्टनर है। कितने पार्टनर है बताओ? ABCD पार्टनर है और इन लोग बराबर बराबर लाभ हानि को बांटता है। दैट मींस कि 1:1:1। अब इसमें क्या बोलता है? इसमें अनुपात में विभाजन करता है और बोलता है कि इन लोग नया लाभ विभाजन कितना है इन लोगों का? मतलब कि ये था हम लोग का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कितना दिया? बताना जल्दी सब कोई। 2:1:1। अब यहाँ पे बोलता है कि आप बताओ कि सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? या फिर तुमसे भी पूछ सकता है फाइंड आउट सी सैक्रिफाइस और गेन, कि सी सैक्रिफाइस कर रहा है कि सी गेन कर रहा है। कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि देखो एक पार्टनर है, फर्म में है, तो किसी से पैसा, किसी से प्रॉफिट शेयर लेगा कि देगा, एग्जैक्ट हमको पता होता है क्या? नहीं पता है ना। क्या रेशियो देखकर अनुमान लगा सकते हैं कौन बंदा दे रहा है कौन ले रहा है? नहीं लगा सकते ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, या तो कभी क्वेश्चन में बोल देगा तो उसी निकालेंगे, और नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा देना। दैट मींस कोई फॉर्मूला कहने का मतलब क्या हुआ? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ सबको? अब देखो सी का निकालो। सी का पहले से कितना था? 1/4। नया वाला कितना हो जाएगा? 6×4 का एलसीएम 12। 6×4 का एलसीएम 12। तो 4 का पहाड़ा 3 बार में 3 - 1 यानी कि 1। अच्छा 6 2 9 2, तो 3 - 2 यानी कि 1/12। यानी कि सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? अब यही अगर मान लो कि 1/12 अगर मान लो नेगेटिव आ जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता? सी गेन करेगा। क्लियर है ना?
याद रखना हम लोग फार्मूला सिर्फ एक ही यूज करेंगे, चाहे गेन निकालना हो चाहे सेक्रीफाइस, बट वहां पे देखेंगे अगर हम सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाएं, अगर पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव तो क्लियर है ना, एक ही फार्मूला से दोनों क्लियर। तो यहाँ पे क्या चीज हुआ 1/12, तो यहाँ पे क्या कर रहा बताओ, तो यहाँ पे 6 नंबर में 6 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, मतलब कि सी कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/12 करेगा। क्लियर है सर उसी दिन टेस्ट लिए थे इसका। हाँ तो सेट 2 पढ़ाइए। नहीं इसी का सारा क्लियर कर, तो क्वेश्चन से कुछ डाउट है किसी को इसीलिए करवा दे रहे, ठीक है ना। अब उसके बाद बोलता है 7 नंबर बोलता है जब पुस्तकों में ख्याति न हो और ख्याति खाता खोला जाए, मतलब दैट मीन्स पहले से कोई गुडविल मेरे पास नहीं है, दैट मीन्स अपीयर गुडविल नहीं है, अब गुडविल आ गया तो उसको किस खाते से डेबिट किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी गुडविल डेबिट किया जाता है तो वो किससे किया जाता है बताओ, मतलब यहाँ पे बोलता है कि पहले से नो गुडविल अकाउंट्स इन द बुक्स, मतलब पहले से कोई गुडविल वहां पे अवेलेबल नहीं है, मतलब अपीयर गुडविल नहीं है। अब उसके पास नया गुडविल आया था राइट, तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब नया गुडविल आया तो किससे गुडविल आता है, आता तो गुडविल हम लोग क्या लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है, तो यहाँ पे बोलता है किस अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, तो डेबिट किससे होता है कैश से। उसी दिन आप गलत किए थे, पार्टनर्स कैपिटल बोले थे, याद कीजिए। गलत हो गया था, पार्टनर्स कैपिटल होता है अपीयर गुडविल के केस, सॉरी अपीयर गुडविल के केस मार्क्स ज्यादा था, मतलब हाँ 30 कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या चीज होगा बताओ, 7 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, मतलब कि कैश। देखो अगर पहले से गुडविल अवेलेबल है, पहले से गुडविल अवेलेबल है, दैट मीन्स कौन सा गुडविल है अपीयर गुडविल है, कौन सा गुडविल है अपीयर गुडविल, और अपीयर गुडविल के केस में पार्टनर डेबिट होता है और गुडविल क्रिएट होता है। क्लियर है, और पहले से अगर गुडविल अवेलेबल नहीं है दैट मींस कि नया गुडविल राइज हुआ है, नया गुडविल राइज मतलब क्या हुआ, कोई गुडविल लेकर के आएगा, और जब कोई गुडविल लेकर के आएगा तो क्या होगा, फर्म को किस में लेके आएगा, कैश के रूप में लेकर के आएगा। समझ में आ गया बात, ये इसका हो गया आंसर। फिर बोलता है सामान्य लाभ तथा औसत लाभ का अवधि की क्या कहलाता है, दैट मींस सिंपल सी बात क्या बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा है और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कम है, तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग सुपर प्रॉफिट। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। क्लियर है, सुपर प्रॉफिट मतलब समझना कि एक फर्म क्या कहता है ना, एक फर्म को एक नॉर्मल प्रॉफिट अटेंड करता है कि मेरे को एक फर्म को रनिंग करने के लिए कम से कम इतना प्रॉफिट जरूरी है। जैसे याद को जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे थे, मॉनेटरी कॉस्ट, तो वहाँ पढ़े थे कि मॉनेटरी कॉस्ट में एक नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड किया जाता है कॉस्ट में। क्यों, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को अगर एक नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर नहीं मिलता है तो फर्म क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक चाहिए ही चाहिए होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पे हमको चाहिए होता है, और उससे अगर हम देख रहे हैं कि मेरे को हमने अंदाजा लगाया कि मेरे ही तरह का फर्म कोई दूसरा फर्म है जो लगभग 10,000 रुपया कमा रहा है, तो हम भी क्या सोचेंगे कि नहीं मेरा ये फर्म कम से कम 10,000 रुपया कमाना चाहिए, लेकिन 10,000 तो हम क्या अटेंड किए कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जब हम एवरेज निकाल रहे हैं कि हर साल मेरा लगभग कितना प्रॉफिट हो जा रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि हर साल लगभग 15,000 प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट से, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है एवरेज प्रॉफिट के संबंध में, तो उसे हम क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एक फर्म का औसत लाभ है 60,000। कितना है फर्म का औसत लाभ बताओ, 60,000। औसत लाभ है हमारा 60,000 रुपया, मतलब कि 9 नंबर। अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ हम लोग कितना 60,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें NRR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ NRR 12.5%, और फर्म का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना हम लोग का 4 लाख रुपीज है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आप निकालो अधिलाभ से, मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय 2 ईयर परचेज, ठीक है ना।
अब एग्जाम में सर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मतलब पहले तुम पूरा बताते कैसे बनेगा और डायरेक्टली बताते कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या होता है बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सुपर प्रॉफिट, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको एवरेज प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट कितना हम लोग का है 60,000 माइनस क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कौन बताएगा बताओ, कैपिटल इनटू रेट पर 100। ठीक है ना, ये हम लोग का होता है फॉर्मूला ना। अब देखो सिंपल सी बात हम लोग को पता है कि एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ था और कैपिटल इम्प्लॉयड कितना था हम लोग का 4 लाख रुपीज और एनआरआर कितना है 12.5% इंटू 100, इसको करेंगे तो 60,000 माइनस 50,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बताओ 10,000। कितना सुपर प्रॉफिट 10,000। अब मेरे को यहाँ पे गुडविल कितना आ जाएगा, तो कितना ईयर परचेज बोला था बताओ 2 ईयर यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए नंबर। क्लियर है। अब देखो इसको तुम लोग एक चीज बता दे रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखना है कि सिंपल सी एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली ना जितना भी कैपिटल इम्प्लॉयड एनआरआर होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना, 12.5 इंटू 4 कर दो, जितना भी आएगा 50 आएगा तो समझना 50,000 होगा, क्योंकि इसके जब भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो इससे कम होगा, जब भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो एवरेज प्रॉफिट से कम होगा। समझ में आया। तो इसको यहाँ पे 12 इंटू 4 कर देना, 48 2 50 हो गया। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सीधा माइनस कर देंगे, 10,000 रुपए आ गया। अब 10 से सीधा कुछ करने का जरूरत नहीं है, वहां पे उतना तुमको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहे। 10 आया माइंड में, सीधे 2 से इतना हम क्या करेंगे, वो थोड़ी ना नंबर देने वाला है, सीधा मल्टीप्लाई 10 गुना 2 20 टिक करके आ जाएंगे। क्लियर है, ये चीज है। अब उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, क्या चाहिए कीजिए तो वो बोर्ड में किसी बोले जैसे क्वेश्चन हुआ ना, जैसे मान लो कि तुम जैसे देखो मान लो कि क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको आ गया एवरेज प्रॉफिट, डायरेक्ट हम कुछ नहीं लिखेंगे, 60,000 माइनस कितना 12.5 इंटू 4, सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको आता है बनाने। तो 12.5 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 50, तो 50 यहाँ पे माइनस करेंगे 50। अब क्या हो सकता है 5 लाख तो हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो क्या होगा 50,000 ही होगा। तो 50,000 सीधा सीधा मल्टीप्लाई, माइनस कितना है 10,000। अब हमको पता है 10,000 और 2 ईयर परचेज है तो 20,000। 5 लाख क्यों नहीं होगा, 5 लाख कैसे, 4 लाख मेरा कैपिटल इम्प्लॉयड है तो 5 लाख कैसे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटल ही लगाया 4 लाख रुपए और रेट मिल रहा है हमको 12%, तो कहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे समझना ना, डायरेक्ट इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 20,000 है ना तो उतना हमको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ याद रखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब, अगर मेरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं रहेगा तो क्या हम कर पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे। क्या चीज कॉन्सेप्ट हम लोग यही नहीं बना रहे, काला तो नहीं मार रहा है भाई, तो इतना एग्जाम में करने का जरूरत है हमको, इतना हमको मार्क्स नहीं ना देगा। क्या चीज 60 गुना 40 में 60 माइनस 40 करना अब देखो जो करना भाई, अगर तुम्हें अगर लगता है वैसा तो तुम करो, हम तो इसीलिए दोनों बता दिए। ठीक है ना, या तो कॉन्सेप्ट से बना पूरे उसका डिटेल्स में, कि हम इसीलिए कॉन्सेप्ट में क्योंकि वहाँ पे टाइम थोड़ा सा कंज्यूम रहेगा, और हम बताएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो तुमको बनाने वाले रहेंगे, और बनाने वाले क्वेश्चन में अगर टाइम लगाओगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम उसको क्यों ना थोड़ा शॉर्ट में करने का कोशिश करें। अगर मान लो किसी को यहाँ पे जितना हमको कंफर्म पता है कि 4 लोग इसी तरह से बनाएगा, हमको इतना पता है, भले मान लो सारे लोग इसको फॉलो करें, लेकिन हमको इतना पता है कि जो स्टूडेंट पढ़ेगा बढ़िया से ना वो इसी से बना करके आएगा एग्जाम में। समझ में आया, इस तरह से ध्यान देना, दोनों में से जो तुम्हें बेस्ट लगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के प्रवेश पर पुराने क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। याद रखना अगर एडमिशन से पहले कोई भी चीज अगर बैलेंस शीट में अपीयर होगा, क्या बोले हम, एडमिशन से पहले कोई भी चीज अगर बैलेंस शीट में अपीयर होगा तो सीधा सीधा ट्रांसफर होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होता है वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी किसका, ओल्ड पार्टनर का। तो बताओ 10 का आंसर क्या होगा, ऑल पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर कैपिटल। क्या आ जाएगा इसका बताओ। हमेशा चाहे वो रिजर्व हो चाहे सरप्लस हो चाहे किसी भी तरह से कोई भी चीज हो, वो जब भी ट्रांसफर होगा तो किस में ट्रांसफर होगा, वो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। क्लियर है।
बोलता है sacrifice ratio is asserted at the time of, मतलब कि हम sacrifice ratio का कब निकालते हैं? एडमिशन ऑफ कब निकालते हैं? At the time of admission of a partner. एडमिशन, दैट मीन्स का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आना सैक्रिफाइस क्यों निकालना पड़ता है एडमिशन के टाइम? सैक्रिफाइस इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि जब कोई बंदा आता है मेरे फर्म में तो हमें अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसे देना होता है। क्योंकि नया अगर आदमी आएगा तो उसको फर्म में देखने के लिए तो नहीं बोलेगा तुम को नाम बैठे रहो आराम से, उसको बोलेंगे क्या भैया तुम पैसा लगाया कौन नाम जाके बैठल रहो, जितना पैसा मन होगा प्रॉफिट होगा तुमको बाद में दे देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो आएगा तो जो हम लोग पहले से प्रॉफिट बांट रहे थे उसमें से कुछ कुछ उसको निकाल करके देना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर मान लो कि हम लोग दोनों पार्टनर गुस्सा कर बोल दी कि ना हम नहीं देंगे प्रॉफिट, तो हमको देना पड़ेगा पूरा पूरा, तो कुछ तो हम तो सेक्रीफाइस करेंगे ना कुछ, यानी कि वहां पे सेक्रीफाइस हो गए, मतलब कुछ त्याग करना पड़ेगा, और त्याग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। क्लियर है? तो एडमिशन के टाइम क्या निकालते हैं? सेक्रीफाइस, और रिटायरमेंट और डेथ के टाइम क्लियर है सबको? तो सेक्रीफाइस का जो काम होता है, सो रही है क्या बोला वो? सेक्रीफाइस का जो काम होता है वो तो गुडविल कंपनसेशन, सिर्फ गुडविल, चाहे सेक्रीफाइस हो चाहे गेन हो, किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ गुडविल के के लिए लिए। काम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे कुछ लेते भी तो है ना। अगर उससे हम उसको अगर प्रॉफिट का शेयर देंगे तो उससे जरा लाया गया गुडविल भी। एग्जाम्पल है ना मिठाई वाला, कि दोस्त यार अगर आएगा भाई तो कोई भी अगर मेरे घर में आओगे तो मिठाई लेकर के आओगे, अब जो उसको जितना अपना रोटी देगा उतना उससे मिठाई लेगा, सिंपल सी बात है कि वही ना लोग का फंडा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी साझेदार है जो 5-3 में लाभ हानि को बांटते हैं और सी को 3/10 के लिए फर्म में शामिल करते हैं। यदि सी 1/5 ए से और 1/10 बी से लेता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालो। पहला चीज देखना है ऐसे क्वेश्चन को, हम लोग तो पहले पूरे अच्छे से बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? पार्टनर कौन कौन था? ए बी, इन लोग का रेशियो कितना था? 5-3। अब एडमिशन किसका हुआ है? सी का, और ए से कितना ले रहा है वो? 3/5। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए एज सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5, और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10। लिख दिए 1/10, 1/5 और 1/10। वो क्या कर रहा है? अपना शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसमें क्या बोला है? अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलते, दो चीज याद रखना, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि कौन कितना पैसा देगा, कौन कितना पैसा देगा। जब हमको पता है कि डायरेक्टली कोई इतना पैसा दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली ए में से घटा देंगे ना न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो ए का पहले से कितना था? 5/8, और दे कितना दिया? 1/5, यानी कि 8 से कितना हुआ? 40, और यहाँ कितना हो गया हम लोग का? 25 - 8 यानी कि 17/40। क्लियर है? अब यहाँ पे 17/40 देख करके ही ना सीधा हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे कि 17 किस में स्टार्टिंग में ए का है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको 17 दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना होता है? सबको जोड़ के देखते हैं किस में 40 आएगा, क्योंकि हो सकता है कि 17 किसी और में भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 17 के बाद सबको जोड़ के देखो कि 40 किस में आ रहा है। हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? हो गया डायरेक्ट ना? कोई दिक्कत है बताओ? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसमें ज्यादा हम लोग को टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। हमको एक आंसर मिल गया। अब यहाँ पे बैठ के फिर हम लोग बी का भी निकालेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा? 3/8 - 1/10। 10 और 8 का एलसीएम कितना हुआ? इसका भी हुआ 40, तो 8 × 5 = 40 और 5 से कितना हुआ? 15 - 4, यानी किसका कितना हुआ? 11/40। और हमको सी का पता है कि 1/, कितना के लिए आ रहा था? सी 3/10 के लिए आ रहा था, 3/10। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हम लोग को पता था 17/40 रेशियो 11/40 रेशियो 3/10। 10 का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 4 से, और इसको भी एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का? 17 रेशियो 11 रेशियो 12। तो आया ना? इतना करने की कोई जरूरत था? हम लोग फर्स्ट में ही तो निकाल लिए थे ना डी आंसर। समझ में आया ना सबको कि एग्जाम में कैसे करना है? एक रेशियो निकालेंगे चाहे किसी भी तरह का हो, पहला रेशियो निकालेंगे और देखेंगे पहला कहाँ मिला, फिर उसका जो नीचे आता है उसको जोड़ के देखेंगे किसमें वो सब आ रहा है जोड़ के। क्लियर है ना? बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13,
बोलता है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को वहन करते, मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय। अगर रिवैल्यूएशन पे कोई अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको किसके द्वारा उसको लिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर। हमेशा याद रखना है ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में, हमेशा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। कभी कभी क्या बोलता है सर, रिटायरमेंट जब होता है तो वहाँ तो ऑल पार्टनर करता है, ठीक है ना भाई, ऑल पार्टनर ठीक है, बट अगर एडमिशन की बात कर दे तो क्या ऑल पार्टनर में होता है क्या सन? हम लोग का नहीं होता है ना, इसीलिए हम लोग, लेकिन ओल्ड हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, ओल्ड वाला तीनों जगह सुटेबल बैठेगा, है ना, यहाँ पे याद रखना है, क्लियर है। फिर बोलता है 14 नंबर कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज यूज टू कैलकुलेट, मतलब मेरे पास अगर कोई अगर ओपनिंग कैपिटल है, क्या चीज हम लोग के पास है, अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग कैपिटल है तो इसका यूज किसके लिए हम करेंगे? इंटरेस्ट ऑन तो कैपिटल। पहला ऑप्शन दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर शेयर इन लॉस। याद रखना कि जब भी ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है तो हमेशा किस पे निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग से, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला जाता है, तो किस पे निकलता है हम लोग का? ओपनिंग कैपिटल पे। कैपिटल ना निकलेगा, क्या चीज? इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल का और भी जगह यूज होता है, कैपिटल का तुम बिजनेस में कोई अगर फ्यूचर में कुछ वर्क है तो उसमें तुम उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, बट जनरली आप ओपनिंग कैपिटल की बात पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो ओपनिंग कैपिटल का जब भी यूज होता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करते हैं, ठीक है ना। याद रखना बिजनेस में जितना भी एक्सपेंसेस होता है ना, वो हमेशा उस सब जगह कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, बता हम लोग का, पता है ना, वो कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होगा, चाहे ड्राइंग हो चाहे कोई भी हो, वो जाके कैपिटल से हम लोग का लेस होता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग का 15 हो गया, नहीं 15 बोलता है शेयर ऑफ गुडविल बाउट बाय योर न्यू पार्टनर इन अ कैश शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब कहने का मतलब क्या आता है, जब कोई नया साझेदार आता है, जब कोई नया साझेदार आता है और वो गुडविल लेकर के आता है तो उस गुडविल को हम लोग किस रेशियो में रिक्रूटमेंट करते हैं बताओ? इसमें करते हैं हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब कि 15 का क्या आ जाएगा हम लोग का? सी नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग, अच्छा इसमें तुम लोग को लगता है कि हम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, नहीं हम बोल रहे तुम पढ़े हो भाई, सब कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, ये बोला लाइक कमेंट, बोले भैया हमको नहीं चाहिए कुछ भी और हमको कुछ नहीं मिलता है उससे, फालतू कैसा वर्ड मत यूज करो। देखो इधर 16 नंबर क्या चीज हम लोग का क्वेश्चन है कि XYZ एक फर्म में बराबर के साझेदार है, मतलब इन लोग का पहले से रेशियो क्या था बता हम लोग का? 1:1 है। उसके बाद क्या बोलता है इन लोग का कि जेड इससे फर्म से रिटायर हो जाता है, कौन होता है? जेड यहाँ से रिटायरमेंट हो, मतलब कि क्या हो गया हम लोग का? रिटायरमेंट हो गया। फिर बोलते हैं इन लोग का न्यू रेशियो दिया है 1:2। अब इसमें से बोलता है कि गेनिंग रेशियो आप निकाल के दिखाओ, क्या दिखाओ? गेनिंग रेशियो। तो अगर मान लो कि हम x का अगर निकालते हैं x का, तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, यानी किसका क्या आ गया? 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर आएगा? y का 2/3 माइनस 1/3, यानी कि 1/3। 1/3 किसमें है? तो डी नंबर है, ओनली y कितना करेगा? 1/3, यानी कि 16 का डी नंबर सही है। 17 का क्या चीज था हम लोग का क्वेश्चन था कि हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन रेशियो हो, ठीक है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? चलो और इसको कौन बताएगा? तुम बताओ बस। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मेरे लिए क्या होता है? कैसे? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको कैसे होता है? बताओ। पहले से वो बैलेंस शीट में नहीं रहता है, फिर मतलब फिर दोबारा जब उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसमें फिर अनरिकॉर्डेड हम बताएं कौन सा होता है? सर जैसे कि हम बैलेंस मतलब हमको पता नहीं था कि हमारे पास कुछ है, लेकिन निशा हमको देना था 100 रुपये, लेकिन वो दी नहीं थी, और हम जब बैलेंस शीट चेक किए तो मतलब देखे तो फिर ऐसे देखो सही बोल रही हम थोड़ा सा, जैसे मान लो कि हमने किसी को उधार में सामान बेचा, ठीक है, बट उसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना भूल गया, ठीक है, बट क्या जिसको हम किसी को दिए हैं पैसा, क्या हमको बाद में नहीं देगी पैसा?
मिलेगा ना। तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बट वो पैसा क्या रिकॉर्ड था क्या? नहीं। जब वैसे एसेट होते हैं जो पहले से रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बट एट अ टाइम पता चलता है कि मेरे पास कुछ एसेट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट। अब बताओ, कोई एसेट पहले से नहीं पता था, अब हमको मिल गया, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है कि नहीं है? मतलब कि पहले मेरा एसेट कितना था? 0। अब एसेट का कुछ वैल्यू है, तो भाई जो भी वैल्यू होगा मेरा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो एसेट इंक्रीज होता था किधर उसको दिखाते हैं रिवैल्यूएशन का? बताओ क्रेडिट साइड। किधर दिखाते हैं? Credit क्रेडिट साइड। side। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 17 का सही? ए। मतलब कि क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाता है बताओ? क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या होता है? एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, सॉरी ये तो हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखना, बोलता है कि एबीसी साझेदार है जो 2-2-1 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ हानि को बांटते हैं। मतलब कि यहाँ पे बोलता है 18 में हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना टोटल? जिन लोगों का रेशियो है 2:1। अब यहाँ पे क्या होता है? रिटायरमेंट किसका हुआ है? बी का। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? ख्याति का मूल्यांकन 30,000 किया गया। मतलब कि जो गुडविल है, तो गुडविल कितना है बताओ हम लोग का? 30,000। अब बोलता है कि बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए और सी का अंश ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 पार्टनर था ए बी सी, बी का रिटायरमेंट हुआ और गुडविल का वैल्यू कितना आया? 30। हम कल बताए थे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन बताएगा इसका पूरा? गेनिंग रेशियो। किसमें करते हैं? Gaining गेनिंग ratio। रेशियो। बताओ इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कितना निकलेगा हम लोग का? 2:1। कितना निकलेगा? 2:1। क्योंकि हम बताए थे कि अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ ना बोला हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं उन्हीं लोग का जो रेशियो होता है वही क्या बच जाता है? हम लोग का गेनिंग रेशियो आ जाता है।